गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े बायोकेमिस्ट्री में। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में प्रोटीन पढ़ा और उसके बाद में हमने एंजाइम्स वगैरह पढ़े और एंजाइम्स के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल। आज का अपना टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कौन है और न्यूक्लिक अम्लों का कार्य क्या है। और हम बायो में पढ़े हुए हैं कि हमारी शरीर में कोशिका जो है वो हमारा संरचनात्मक ढांचा तैयार करती है। एक हमारी संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक भी है और साथ में क्रियात्मक भी इकाई भी है। और कोशिका में कौन पाया जाता है, नाभिक। कोशिका में कौन होता है, नाभिक। और नाभिक में होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बने होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, सीक्वेंस क्या आएगा, कोशिका में नाभिक होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में कौन होंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, न्यूक्लिक अम्लों से मिलकर बनी होती है। तो हम यहाँ पर ये कहें कि कोशिका में न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो क्या करते हैं, हमारी आनुवंशिक जो सूचनाएं हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। और साथ में हम देखें कि हमारा जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य है वो भी न्यूक्लिक अम्लों के द्वारा संपन्न किया जाता है। अब आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्लों के यदि हम प्रकार देखें, कितने प्रकार के होते हैं न्यूक्लिक अम्ल, दो प्रकार के होते हैं। एक तो डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, जबकि इसका नाम क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। आगे देखिए, डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। जबकि आरएनए मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए क्या कार्य करता है, हमारी आनुवांशिक जो जेनेटिक कोड जो है, आनुवांशिक कोड है, जिसके द्वारा क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जबकि आरएनए क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, जिससे कि प्रोटीन संश्लेषण से हमको क्या है कि एक तरह से एटीपी अणुओं का, NADPH2 अणुओं का निर्माण होता है, जिससे कि ऊर्जा का स्रोत प्राप्त होता है। आगे देखिए, न्यूक्लिक अम्लों के प्रकार हो गए दो, एक तो डीएनए और एक हो गया हमारा आरएनए। आगे देखिए, अब यदि हम न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन देखें, केमिकल कंपोजिशन देखें, रासायनिक संगठन, तो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं उनका रासायनिक संगठन क्या होगा। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्लों का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक अम्लों का जल अपघटन करने पर हमें मिलते हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड, और फिर बने यहाँ पर प्राप्त न्यूक्लियोटाइडों का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल यानी न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल बनेंगे। तो हम यहाँ पर ये कहें कि न्यूक्लियोसाइडों का फिर वापस जल अपघटन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, शर्करा और कार्बनिक क्षार प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको रिवर्स रूप में लेके जाएं तब हम कह देंगे शर्करा और कार्बनिक क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और ये न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करके जुड़कर क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और बने हुए न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करते हैं, और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसके नाम से जाने जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाने जाते हैं। तो जिस प्रकार हमने जल अपघटन किया है उसी तरह जल के अणु बाहर निकलते जाते हैं और ये प्रक्रिया होती जाती है। और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि यदि हम रिवर्स रूप में लेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल बन जाएंगे, और यदि इस प्रकार से लेंगे, जल अपघटन करवाते जाएंगे, तो न्यूक्लिक अम्लों का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होता जाएगा। आगे देखिए, इसका मतलब ये है कि ये पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद में हम कह दें कि न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः तीन घटकों से बने होते हैं। पहला है फास्फोरिक अम्ल, दूसरा है शर्करा और तीसरा है कार्बनिक क्षार। यानी न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए ये तीन कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं, एक तो फास्फोरिक अम्ल और कार्बनिक क्षार और तीसरा कौन सा है, शर्करा। अब इनमें देखिए, शर्करा को यदि अपन लें तो शर्करा में अपन पढ़ते हैं दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, एक तो डी राइबोस शर्करा और ये है डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डी राइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाएगी। किसमें, आरएनए में। जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। और डीऑक्सीराइबोस शर्करा के कारण इसे डीऑक्सीराइबोस शर्करा यहाँ पर डीएनए में पाई जाएगी। आगे देखिए,
कार्बनिक क्षारों की बात करें तो कार्बनिक क्षार कितने प्रकार के होते हैं? कार्बनिक क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो कौन कौन से हैं? एक तो प्यूरिन और एक कौन सा है? पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत कौन आते हैं? प्यूरिन के अंतर्गत दो आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पिरिमिडीन में कौन आएंगे? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब देखिए साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अब यहाँ पर कहें डीएनए में तो क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने 3 लिया है। ये तीनों किस में आते हैं? पिरिमिडीन में। अब डीएनए में तो थाइमिन मिलेगा, जबकि आरएनए में क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलता है। और साथ में अपन देखिए तीसरा कंपोनेंट कौन था हमारा? फास्फोरिक अम्ल। तीसरा जो मुख्य घटक था वो कौन सा था? फास्फोरिक अम्ल। हाँ बच्चों, आगे देखिए हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइडों के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। सबसे पहले कार्बनिक क्षार और शर्करा मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं वो न्यूक्लियोसाइड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। और बना हुआ न्यूक्लियोसाइड जो है वो फास्फोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो देखिए सबसे पहले कार्बनिक क्षार और शर्करा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। और ये बना हुआ न्यूक्लियोसाइड जो है वो फास्फोरिक अम्ल से क्रिया करके किस में परिवर्तित हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो हैं उनमें हम कहें कि कार्बनिक क्षार और शर्करा का और फास्फोरिक अम्ल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस बने हुए न्यूक्लियोटाइड को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका संकेत होता है AMP। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? AMP। ए का मतलब एडिनोसिन, M का मतलब मोनो और P का मतलब क्या है? फॉस्फेट। आगे देखिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि बना हुआ जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड से जो न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, तो बना हुआ न्यूक्लियोटाइड जो है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोटाइड ऐसे और न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे। इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उस संरचना को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं जो जुड़कर एक तरह से जो संरचना बनाए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या 3 से अधिक जब हो तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। यानी इनकी जो कनेक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा होती है? फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा होती है। यानी एक फास्फोडाइएस्टर बंध बीच में होगा जिससे एक तरफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा और दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड जुड़ा होगा। यानी दो न्यूक्लियोटाइडों को जोड़ने के लिए बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? फास्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। अब इसको फास्फोडाइएस्टर बंध क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एस्टेरिक बॉन्ड होता है और एस्टेरिक बंधों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए उसे फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। और फास्फो ग्रुप मेन होता है, इसलिए यहाँ पर फास्फोडाइएस्टर बंध है। अब इस संपूर्ण संरचना को, यानी ये जो पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो संरचना बनी है, इस संपूर्ण संरचना को प्राथमिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संरचना के नाम से भी जाना जाता है? प्राथमिक संरचना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, यदि हम डीएनए और आरएनए में अध्ययन करें और अध्ययन के बाद में यदि उनका अंतर देखें कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। वैसे तो डीएनए और आरएनए में अंतर जो है वो तुम 9th-10th क्लास में पढ़े हुए हो कि 9th-10th क्लास में भी कि डीएनए और आरएनए में बेसिकली कौन कौन सा अंतर पाया जाता है। तो एक तरफ लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखेंगे आरएनए। पहला जो डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, पहला जो डिफरेंस है वो इनकी उपस्थिति का। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, और ये कोशिका द्रव्य में। केंद्रक में उपस्थित होता है। इधर क्या कहेंगे? यह कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, वो केंद्रक में, और ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। इसके अलावा दूसरा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है।
इसमें क्या आएगा, इसमें राइबोस शर्करा उपस्थित होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है और इसमें कौन सी होती है, राइबोस शर्करा उपस्थित होती है। इसके अलावा देखिए तीसरा जो डिफरेंस है वो तीसरा डिफरेंस आएगा कार्बनिक क्षारों का, कि यहाँ पर हम देखें कि डीएनए में जो कार्बनिक क्षार होते हैं उनमें एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन ये कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन की जगह यूरेसिल और साइटोसिन, यानी थायमिन की जगह यहाँ पर क्या होता है, आरएनए में यूरेसिल कार्बनिक क्षार होता है। इसके अलावा देखिए अगला अपन देखें कि डीएनए में देखते हैं कि द्विकुंडलित संरचना होती है। चौथा अंतर है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना होती है, द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना होती है। और आरएनए में यदि हम देखें, आरएनए में आ जाएगा एक कुंडलित या एक सूत्रीय, एक सूत्रीय कुंडलित संरचना होती है। ये डबल स्टैंडर्ड और ये होगा सिंगल स्टैंडर्ड। इसके अलावा देखिए दोनों के फंक्शन में भी डिफरेंस आ रहा है। कौन सा डिफरेंस है, पांचवा डिफरेंस क्या आएगा, डीएनए क्या करता है, पांचवा आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है। आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, स्थानांतरित करता है। जबकि आरएनए में क्या आएगा, पांचवा पॉइंट क्या आएगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए क्या कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो देखिए दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस कौन कौन से हैं, ये केंद्रक में होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। इसमें डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें कौन सी पाई जाती है, सिर्फ राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन नामक कार्बनिक क्षार होते हैं। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल और फिर साइटोसिन, यानी यहाँ पर थायमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। वो द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना होती है, उसे क्या कहेंगे, ये एकल सूत्रीय, एक सूत्रीय कुंडलित संरचना होती है दोनों में। और इसके अलावा वो आनुवांशिक गुणों, डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, यानी आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करता है। जबकि आरएनए जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आरएनए क्या कार्य करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हाँ बच्चों, अब हम लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक अम्ल के बाद में लिपिड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लिपिड्स क्या हैं, लिपिड जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द लाइपोस से मिलकर बना है। और लाइपोस जो है उसका हिंदी में अर्थ होता है वसा। ग्रीक भाषा का जो लाइपोस शब्द है उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, वसा। तो लिपिड किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो स्पर्श में चिकने हों, जल में अविलेय हों, जल में घुले नहीं, और अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में वो घुले, यानी जो जल में नहीं घुले और अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में घुले, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, लिपिड्स के नाम से जाना जाता है। तो लिपिड्स क्यों होते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जो स्पर्श जिनका चिकनाई युक्त हो, यानी स्पर्श करने में वो चिकने हों, जल में वो अविलेय हों और अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में वो विलेय हों। इस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों को, जैव अणुओं को लिपिड्स के नाम से जाना जाता है। अब आगे यदि अपन देखें लिपिड्स का वर्गीकरण, लिपिडों का वर्गीकरण देखें तो लिपिड्स को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, वसा संयुक्त, सरल संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड। सरल लिपिड्स कौन से होते हैं, सरल लिपिड्स को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक वसा व तेल और मोम। प्राकृतिक वसा और तेल कौन होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं।
एस्टर के ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वसा जो होती है वो तो ठोस होती है, और तेल कौन होते हैं, द्रव होते हैं। यानी तेल की अवस्था द्रव होती है और वसा की अवस्था कौन सी होती है, ठोस होती है। मोम देखिए, मोम का जो गलनांक है वो प्राकृतिक वसाओं से क्या होता है, अधिक होता है, प्राकृतिक वसाओं से अधिक होते हैं। जैसे मधुमक्खी का मोम वगैरह जो होते हैं, इनका जो गलनांक है वो प्राकृतिक वसा और तेल से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा है संयुक्त लिपिड। संयुक्त लिपिड्स को दो भागों में बांटा गया है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स कौन से होते हैं, वसा, वे वसा अम्ल, इनमें वसा अम्ल एल्कोहल के अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। वसा अम्ल एल्कोहल के अतिरिक्त क्या पाया जाता है, फास्फोरिक अम्ल। ग्लाइकोलिपिड्स कौन होते हैं, इनमें नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। यानी ग्लाइकोलिपिड्स में क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी क्षार। अब व्युत्पन्न लिपिड किसे कहते हैं, व्युत्पन्न लिपिड कौन होते हैं, सरल और संयुक्त लिपिडों के जल अपघटन के जो उत्पाद होते हैं, सरल और संयुक्त लिपिड्स जो हैं उनके जल अपघटन के जो उत्पाद होते हैं वो कौन होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड होते हैं। इसके अंतर्गत कौन आते हैं, स्टेरॉइड्स, टर्पीन इत्यादि आते हैं। तो लिपिड्स किसे कहेंगे, लिपिड्स से क्या तात्पर्य, लिपिड्स की डेफिनेशन क्या होगी। उसके बाद में लिपिड्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है वो स्पष्ट किया। लिपिड्स को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न लिपिड। सरल में कौन आते हैं, प्राकृतिक वसा, तेल और मोम। संयुक्त में कौन कौन से आते हैं, फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स। और व्युत्पन्न कौन होते हैं, सरल और संयुक्त जो लिपिड्स हैं उनके जल अपघटन के जो उत्पाद होते हैं वो कौन होते हैं, व्युत्पन्न लिपिड्स होते हैं। अब प्राकृतिक वसा में वसा ठोस अवस्था में होता है, जबकि तेल कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में होता है। जबकि फास्फोलिपिड्स में वसा अम्ल और एल्कोहल के अतिरिक्त फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, उधर नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। और संयुक्त लिपिड, व्युत्पन्न लिपिड्स का जो एग्जाम्पल है वो कौन है, स्टेरॉइड्स हैं, टर्पीन इत्यादि, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं।